बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 8 ओवर पॉपुलेशन आ डायलेमा, ज़्यादा आबादी एक मसला। अच्छा, इस यूनिट 8 की हम रीडिंग और ट्रांसलेशन, इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग हम देख चुके हैं। आज हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी का पार्ट देखेंगे। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में सबसे पहले जो हमारे पास एक्टिविटी है वो है रीड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो, यानी हमने ये जो नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं इनके मीनिंग हमने रीड आउट करनी है। सबसे पहले वर्ड जो फर्स्ट वन है वो है टॉक्सिक। टॉक्सिक मीन जहरीला, पॉइजनस। क्लस्टर्ड झुंड, ग्रो, ग्रुप्ड। डायलिमा, डायलिमा प्रॉब्लम, मसला। अनरिस्ट्रेंड मुसलसल, लगातार, बेकाबू, अनकंट्रोल्ड। इंटरजनरेशनल इन्वॉल्विंग सेवरल जनरेशन्स, यानी बहुत सी नस्लों का शामिल होना, नस्ल दर नस्ल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी हमारे पास कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आ गए। और इसमें फर्स्ट वन इज़ हाउ हैज़ द वर्ल्ड चेंज फ्रॉम द पास्ट, कि दुनिया जो है वो माजी से कितनी चेंज हो गई, कितनी बदल गई है। व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस आर वी फेसिंग ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, यानी ज़्यादा आबादी की वजह से हम कौन से क्या नताइज का हम सामना कर रहे हैं, तो ये देखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाउ आर वी पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, कि हम अपनी इन्वायरमेंट को, माहौल को किस तरह आलूदा कर रहे हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉवर्टी, यानी गुर्बत को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट रोल कैन वी प्ले टू अवॉइड ओवर पॉपुलेशन, यानी ज़्यादा आबादी को कम करने के लिए या बचने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं, तो ये देखते हैं। तो इसके जो आंसर हैं वो राइट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, फर्स्ट वन क्वेश्चन इज़ हाउ हैज़ द वर्ल्ड चेंज्ड फ्रॉम द पास्ट, कि दुनिया जो है वो माजी के मुकाबले में कितना बदल चुकी है, कैसे बदल चुकी है। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड इन अ वे दैट इन द पास्ट people had not even needed air conditioners during summer because of the shadows of the trees, dark shadows of the trees, यानी दुनिया इस तरह से बदल गई है कि बहुत से, यानी माजी में लोगों को ज़रूरत नहीं होती थी एयर कंडीशनर्स की। गर्मियों के दौरान, मौसम गर्मा के दौरान एयर कंडीशनर्स की ज़रूरत नहीं थी, और क्योंकि दरख्तों के गहरे साए होते थे और इस वजह से वो लोग एयर कंडीशनर का यूज़ नहीं करते थे। द वर्ल्ड हैज़ चेंज इन अ वे दैट इन द पास्ट पीपल हैड नॉट इवन नीडेड एयर कंडीशनर्स ड्यूरिंग समर बिकॉज ऑफ द शेडोज ऑफ द ट्रीज, बट नाउ डेज people are using most of the time they are living in air conditioners room, and they're not going outside because of the hot weather. Okay, the next question is what consequences are we facing due to overpopulation, यानी हम ज़्यादा आबादी की वजह से क्या नताइज का, कौन से नताइज का, किन नताइज का हम सामना कर रहे हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ वी आर फेसिंग नेचुरल सोर्सेज डेफिसिट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। हम खामाल यानी कुदरती ज़राए की कमी या खसारा और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यानी माहौलियाती ख़राबी का सामना कर रहे हैं ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी की वजह से। हम ज़्यादा आबादी की वजह से माहौलियाती अबतरी और कुदरती ज़राए में कमी का सामना कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ आर वी पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, हम अपनी इन्वायरमेंट को या अपने माहौल को किस तरह आलूदा कर रहे हैं, कैसे आलूदा कर रहे हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ फैक्ट्री स्मोक एंड वेस्ट इज़ पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट, यानी फैक्ट्री का धुआं और गंदगी वो हमारी माहौल को आलूदा कर रहे हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉवर्टी,
यानी गुर्बत को कम करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? टू आंसर दिस क्वेश्चन इज़ देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लिवलीहुड. दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉवर्टी. यानी गुर्बत को कम करने के लिए हमें रोज़ी कमाने के लिए नए मौके पैदा करने की ज़रूरत है. देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लिवलीहुड. दिस इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस पॉवर्टी. Next question is, which is the last one. What role can we play to avoid overpopulation? यानी ज़्यादा आबादी से बचने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं? By educating the people, we can play a role to avoid the overpopulation. यानी हम लोगों को तालीम देते हुए हम ज़्यादा आबादी से बचने के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं. By educating the people, we can play a role to avoid the overpopulation. ओके, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए. और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है. सो लेट्स स्टार्ट. यस, हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड एक्टिविटी है. रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो. यानी जो नीचे देगा डायलॉग है उसको रीड करना है और प्रैक्टिस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. ठीक है. मदर, हाउ वॉज योर डे एट स्कूल टुडे. यानी आज आपका स्कूल में दिन कैसा गुजरा. इनाया, इट वॉज अ बिजी डे. ये एक मसरूफ़ दिन था. माई साइंस टीचर गेव अस अ प्रोजेक्ट. मेरी साइंस की टीचर ने हमें एक प्रोजेक्ट दिया. विच इज़ टू मेक अ मॉडल फॉर आवर साइंस एग्जीबिशन. जो कि हमारी साइंस एग्जीबिशन के लिए एक मॉडल तैयार करना था. एक जो प्रोजेक्ट है उसके लिए मॉडल तैयार करना था. आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन इट. मैं इसमें हिस्सा लेने जा रही हूँ, यानी मैं इसमें हिस्सा ले रही हूँ. मदर, ओ दैट्स ग्रेट. ये तो बहुत अच्छा है. यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एक्टिविटी. आप इस एक्टिविटी से, सरगर्मी से बहुत ज़्यादा सीखेंगी. वट आर यू मेकिंग फॉर दिस एग्जीबिशन. आप इस एग्जीबिशन के लिए, इस नुमाइश के लिए क्या बना रही हैं. इनाया, आई विल मेक अ मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम. मैं सोलर सिस्टम का एक मॉडल बनाऊंगी, यानी शमसी जो निज़ाम है उसका एक मॉडल तैयार करूंगी. बट आई नीड योर हेल्प इन मेकिंग इट. लेकिन मुझे योर हेल्प, लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत है, आपकी मदद की ज़रूरत है इन मेकिंग इट, इसे बनाने में. लेकिन इसे बनाने में मुझे आपकी मदद दरकार है या मदद की ज़रूरत है. आई हैव मेड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स. मैंने चीज़ों की फहरिस्त तैयार की है या मैंने चीज़ों की फहरिस्त बनाई है. विच आई नीड फॉर दिस प्रोजेक्ट. जो कि मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए या जिनकी मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरत है. कैन यू प्लीज़ गो विद मी टू द स्टेशनरी शॉप. कैन यू प्लीज़ गो विद मी. क्या आप मेरे साथ जा सकती हैं टू द स्टेशनरी शॉप पर. ओके. मदर, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू. बेशक, यकीनन. आई विल हेल्प यू. मैं मदद करूँगी. डियर, प्यारी, मैं आपकी मदद करूँगी. मदर, आई विल टेल यू द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल फॉलो इट. इनाया, वालदा रिप्लाइड दैट आई विल टेल यू. मैं तुम्हें बताऊंगी द प्रोसीजर, तरीक़ाकार, स्टेप बाय स्टेप, दर्जा बे दर्जा, एंड यू विल फॉलो इट. इनाया, और आप इसे करोगी, यानी आप इसे पैरवी करोगी. इनाया, ओके आई विल. मैं करूँगी. ठीक है, मैं करूँगी. इनाया, ओ वाओ, इट्स रेडी नाउ. ये अब तैयार है. वी हैव मेड इट. हमने इसे बना लिया. क्लैपिंग हैप्पीली, खुशी से तालियां बजाते हुए. तो ये जो डायलॉग है इसको आप याद करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करें. और जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो आपकी स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगी. ओके. नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी, डिवाइड द स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स एंड आस्क देम टू डिबेट ऑन 3 R's. ओके. रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. ओके. यानी ये 3 R's की डिबेट है जिसमें रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. यानी रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रीयूज़ दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकल दोबारा से इस्तेमाल करना, कारआमद बनाना उसको. ओके. we can say that on relating to that topic, reduce mean to decrease something, and we should
reduce those things that are causing to create pollution, and we should reuse the things again and again, and in order to decrease the pollution. And we should recycle those things that are useless material, and we can throw in the dustbin. We should recycle them and use it again and again. Okay, you can consult the Google, and you can research different journals, and take a debate on this topic: reduce, reuse and recycle. Okay. नेक्स्ट हमारे पास है वोकैबुलरी का सेक्शन एक्सरसाइज में, और इसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. अच्छा, व्हाट आर सिनोनिम्स? सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव द सेम आर ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड. यानी सिनोनिम जो हैं वो सेम मीनिंग होते हैं या तकरीबन एक जैसे होते हैं दूसरे वर्ड के, दूसरे अल्फाज के एक जैसे, तकरीबन एक जैसे मीनिंग होते हैं. फॉर एग्जांपल, the word is amazing. Amazing has the synonyms as surprising, stunning, astounding. ठीक है, amazing हैरान कुन, हैरान, शानदार, सरप्राइजिंग, स्टनिंग, एस्टॉनिंग, ये सारे इसके सिनोनिम हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज यस, सिनोनिम के बाद एंटोनिम्स हैं. एंटोनिम्स, what are antonyms? Antonyms are words that have the opposite meanings. यानी एंटोनिम्स वो अल्फाज होते हैं जो कि उल्ट मीनिंग रखते हैं. ठीक है, लफ्ज़ का उसका उल्ट मीनिंग होता है, उसके अपोजिट होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल, द वर्ड इज सैड, एंड सैड इज द हैज़ द एंटोनिम्स लाइक दैट: हैप्पी, जॉयफुल, ग्लैड. यानी सैड का मीनिंग होता है अफसोस, लेकिन इसका उल्ट जो होगा, जैसे खुशी, खुश, बहुत ज़्यादा खुश, तो वो इसका अपोजिट मीनिंग होगा और वो उसे एंटोनिम बोलते हैं. ठीक है, सैड, हैप्पी, जॉयफुल, ग्लैड. ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है लोकेट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बाय यूजिंग अ थिसॉरस और डिक्शनरी. यानी डिक्शनरी या थिसॉरस को यूज़ करते हुए हमने सिनोनिम और एंटोनिम को लोकेट करना है, वो देखना है. ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर ऑफ थिसॉरस डिक्शनरी एंड ऑब्जर्व सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स. ओके, ये हमारे पास डिक्शनरी का एक पेज है और उसमें डिफरेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स दिए गए हैं. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जैसे कंप्लाइंस, बेटर, एक्सेसरी, अलाई, असिस्टेंट, एसोसिएट, कन्फेडरेट, ये सारे सिनोनिम हैं. ठीक है, कंप्लाइंस मुकम्मल करने वाला, बेटर बेहतर करने वाला, एक्सेसरी यानी मुकम्मल करने वाला, अलाई इत्तेहादी, असिस्टेंट मदद करने वाला. यानी ये सारे मिलते जुलते ऑलमोस्ट सेम मीनिंग, तकरीबन एक जैसे मीनिंग होते हैं. ठीक है, और ये जो ANT है ये एंटोनिम को शो करता है एडवर्सरी यानी मुखालिफ, एनिमी दुश्मन, अपोनेंट मुखालिफ, राइवल मुखालिफ. यानी सारे ये एंटोनिम है उसके, जो पहले सिनोनिम है और फिर बाद में एंटोनिम है. इसी तरह राइवल तक जो हैं वो इसके एंटोनिम है, और फिर आगे से आ जाता है नेक्स्ट वर्ड आ जाता है अकम्प्लिश, अचीव, अटेन, कंप्लीट, कंसमेट, डू, इफेक्ट, एग्जैक्ट, एक्सिक्यूट, फिनिश, फुलफिल, मैनेज, परफॉर्म. ठीक है, तो ये सेम मीनिंग है, सिनोनिम है एक दूसरे के. अकम्प्लिश मुकम्मल करना, हासिल करना. ठीक है, ये सारे सेम मीनिंग है, ये सिनोनिम है. और फिर इसका एंटोनिम है ब्लॉक, डिफीट, फेल, फ्रस्ट्रेट, स्पॉइल. ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम है. इसी तरह ये सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रैक्टिस है. ये से आप वॉच करें और इसे देखें. ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, ये सिनोनिम और जो एंटोनिम थे उसकी प्रैक्टिस थी. और नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है राइट डाउन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स बाय यूजिंग अ थिसॉरस और अ डिक्शनरी. यानी थिसॉरस या डिक्शनरी को यूज़ करते हुए हमने इन वर्ड्स के
इन अल्फाज के सिनोनिम एंड एंटोनिम राइट करने हैं। हमारे पास कॉलम है, 3 कॉलम है और फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू वर्ड्स which is the base words, root words, and then we write the synonyms and antonyms of these keywords, right? Root words. Okay. First word is interesting. Interesting means दिलचस्प. Synonym attractive and impressive. ठीक है, ये इसके सिनोनिम है और इसका एंटोनिम होगा अनइंटरेस्टिंग यानी गैर दिलचस्प। नेक्स्ट वर्ड इज क्वाइट। क्वाइट मीन्स साइलेंट, हर्स्ड, बी क्वाइट। ठीक है, तो यानी खामोश होना, चुप होना। और इसका एंटोनिम यानी उल्ट मीनिंग होगा लाउड यानी शोर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज अकम्प्लिश्ड, मुकम्मल करना। एक्सपर्ट, स्किल्ड यानी मुकम्मल, जामे, एक्सपर्ट, स्किल्ड। एंड द एंटोनिम इज क्विट यानी छोड़ जाना। अकम्प्लिश्ड मीन मुकम्मल करना, क्विट छोड़ जाना, इसका एंटोनिम है। ओके, गेन हासिल करना, ऑब्टेन, गेट यानी हासिल करना और इसका एंटोनिम है लॉस यानी कम करना। ठीक है, ये सॉरी खो देना, लॉस खो देना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रीड एंड लर्न द फॉलोइंग एब्रीविएशन यूज इन डिक्शनरी। अच्छा, ओके, ये हमारे पास एब्रीविएशंस हैं यानी मुखफ़फ़ बोलते हैं जिन्हें उर्दू में। और सबसे पहले ये देखिए मेमो। मेमो एब्रीविएशन है मेमोरेंडम का। मेमोरेंडम मीन याददाश्त। मेमोरेंडम याददाश्त, यानी किस चीज़ की याददाश्त के लिए कोई चीज़ राइट करना, कोई तहरीर में लाना किसी चीज़ को। ठीक है, उसको मेमो बोलते हैं, मेमोरेंडम। अक्सर आपने देखा होगा कैश मेमो होते हैं तो उसको मेमो बोलते हैं, मेमोरेंडम याददाश्त। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ए एम। ए एम मीन एंटी मेरिडियन यानी एनी टाइम बिफोर मिड डे यानी दोपहर से पहले वाला जो टाइम है उसे ए एम बोलते हैं, एंटी मेरिडियन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पी एम। पी एम पोस्ट मेरिडियन यानी एनी टाइम आफ्टर मिड डे यानी दोपहर के बाद जो भी टाइम होगा उसे हम पोस्ट मेरिडियन यानी पी एम बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है ए डी। एनो डोमिनाई यानी सन ईस्वी से, फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। ठीक है, सन ईस्वी उसको बोलते हैं ए डी। ये ग्रीक वर्ड है एनो डोमिनाई। ओके, नेक्स्ट है बी सी। बी सी फॉर बिफोर क्रिस्ट। बिफोर क्रिस्ट मीन यानी सन ईस्वी से पहले यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जितना भी टाइम है उसको बी सी कहेंगे, बिफोर क्रिस्ट। ओके, नेक्स्ट है बी सी ई। BC mean BC is for before common। before common यानी आम दौर से पहले, before common यानी आम जो दौर था उससे पहले। ओके, ईमेल। ईमेल इज़ फॉर इरा इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी जो इलेक्ट्रॉनिक मेल है उसका दौर, इरा इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ETC। ETC is for etc etc वगैरह वगैरह। And the next word is which is abbreviated one, VET। VET is for veterinary surgeon, veterinarian। ठीक है, veterinary surgeon यानी जो जानवरों का डॉक्टर होता है, जो सर्जन होता है उसको बोलते हैं veterinarian। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ दो। दो इज़ फॉर अल्दो, अगरचे यानी दो जो है वो उसका एब्रीविएशन है अल्दो का। और नेक्स्ट वन इज़ कॉज। कॉज इज़ फॉर बिकॉज यानी बिकॉज का जो एब्रीविएशन है उसको कॉज बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ सेल फोन। सेल फोन इज़ फॉर सेलुलर फोन। सेलुलर फोन का एब्रीविएशन है सेल फोन। ओके, ओके, द नेक्स्ट वन इज़ साइको। साइको इज़ फॉर साइकोपाथ। साइकोपाथ जहनी मरीज़ को बोलते हैं, दिमागी मरीज़ को, और इसका एब्रीविएशन है साइको। अक्सर कहते हैं साइको, वो बहुत साइको है, तो ये साइकोपाथ का एब्रीविएशन है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ मैथ जो कि एब्रीविएशन है मैथमेटिक्स का, जो कि एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, रियाजी, जिसमें नंबर्स का गेम होता है, क्वेश्चंस होते हैं जो कि सॉल्व करने होते हैं,
तो उसको मैथ बोलते हैं, एब्रीविएशन उसका मैथ है, वैसे वर्ड जो है वो मैथमेटिक्स है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ पीई। पीई फॉर फिज़िकल एजुकेशन, यानी जिस्मानी तालीम से रिलेटेड एक सब्जेक्ट होता है, उसको फिज़िकल एजुकेशन बोलते हैं, उसका एब्रीविएशन जो है वो पीई है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ डबल सी फॉर कार्बन कॉपी, यानी बिल्कुल उसकी कार्बन कॉपी, बिल्कुल उसकी नकल, यानी उसका छापा। नेक्स्ट है BCC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अच्छा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होती है ये एक ईमेल होती है जो कि आप दोबारा भी सेंड कर सकते हैं, यानी वो ईमेल जो कि आप दोबारा किसी को सेंड कर सकते हैं, उसको ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है RE फॉर रिगार्डिंग, से मुतलका। टिल फॉर अनटिल का एब्रीविएशन है टिल, तक, जब तक, ठीक है। तो ये डबल मीनिंग में आता है, जैसे यहाँ पे ठहरो जब तक मैं आता हूँ, यहाँ पे ठहरो जब तक कि मैं ना आऊँ। ओके, तो ये डबल मीनिंग में आता है, टिल, अनटिल। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नो फॉर नंबर, ये NO, ठीक है, NO फॉर नंबर। एंड EG फॉर एग्जाम्पलिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ IE इरेस्ट, ग्रीक वर्ड है इरेस्ट, विच हैज़ द मीनिंग दैट इज़। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ RSVP, रिस्पॉन्स सिल्वर्स प्लेट, ये ग्रीक वर्ड है और इसका मीनिंग है प्लीज़ रिस्पॉन्ड। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ PTO, प्लीज़ टर्न ओवर का एब्रीविएशन है PTO। नेक्स्ट है CV फॉर करिकुलम विटाए। करिकुलम विटाए अक्सर आपने देखा होगा कि जो करिकुलम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम CV में राइट करते हैं, यानी एक ही पेज पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है करिकुलम से, जो आपकी करिकुलम यानी अचीवमेंट्स हैं वो आपने उस पर राइट करनी होती हैं, उसको CV बोलते हैं, CV करिकुलम विटाए। ओके, ये आज हमारा एक्सरसाइज यूनिट 8 का रीडिंग कम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी का पार्ट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह वी विल डू द नेक्स्ट which is related to grammar and writing skill, and we will do it tomorrow. And if you have learned something useful from this video, please place a good comment in comment box and share the video with your friends, and press the like button as well. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. And remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. ओवर पॉपुलेशन अ डायलेमा, यूनिट 8, इसकी एक्सरसाइज का हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन और वोकैबुलरी का पार्ट हम कर चुके हैं, और आज हम ग्रामर का पार्ट देखते हैं। ग्रामर के पार्ट में सबसे पहले जो हमारे पास है वो प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन, टाइम, मूवमेंट एंड डायरेक्शन, ठीक है, यानी 4 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन टेल्स अस द पोजीशन ऑफ समथिंग और समवन, यानी किसी चीज़ या किसी शख्स की हालत के बारे में हमें बताती है कि उसकी पोजीशन क्या है, यानी वो किस हालत में पड़ी है, उसकी पोजीशन क्या है। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से आप ज़्यादा ये कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, माय पेपर इज़ बीनीथ द पाइल्स ऑफ कॉपीज़, ठीक है, मेरा पेपर कॉपीज़ के पाइल यानी कॉपीज़ के ढेर के नीचे पड़ा है, ठीक है, बीनीथ नीचे, यानी उसकी पेपर की पोजीशन को बता रहा है कि वो कॉपीज़ के ढेर के नीचे है। ओके, नेक्स्ट है माय हाउस इज़ नियर द पार्क, मेरा घर पार्क के नज़दीक है, यानी हाउस की लोकेशन बता रहा है, हाउस की पोजीशन बता रहा है कि हाउस की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट है द कैट इज़ अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है या मेज़ के नीचे है। बीनीथ, नियर, अंडर, ये प्रपोजिशन ऑफ पोजीशन को शो कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रपोजिशन ऑफ टाइम। अच्छा, प्रपोजिशन ऑफ टाइम
हमें टाइम के बारे में बताते, टाइम इंटरवल के बारे में कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है या ड्यूरेशन है, ठीक है, तो वो उसके बारे में बताता है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम इज़ अ प्रेपोजिशन दैट अलाउज यू टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड सच एज अ डेट ऑन द कैलेंडर, वन ऑफ द डेज ऑफ द वीक, द एक्चुअल टाइम समथिंग टेक प्लेस, ठीक है, यानी कि जैसे डेट्स हो गई या डेज़ हो गए, वीक के डेज़ हो गए, या जो एक्चुअल टाइम है वो किसी भी जगह जो वकूफ़ होता है उसके बारे में ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बताती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। यस, फॉर एग्जांपल 20 years have passed since we met, यानी जब से हम मिले, यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट है टाइम का कि जब से हम मिले। 20 है पास, तो 20 साल गुजर चुके हैं, ठीक है, यानी जब हम मिले थे, जब से हम मिले हैं 20 साल गुजर चुके हैं। तो सिंस जो है वो टाइम ऑफ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। आई एम जस्ट गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 hours, यानी ड्यूरेशन पता चल रही है कि मैं 2 घंटे के लिए ऑफिस जा रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। मैनी ईयर्स गो पीपल यूज टू लिव इन केव्स, यानी बहुत साल पहले लोग गारों में रहा करते थे। तो यहाँ पे इनको हाईलाइट किया, लेकिन ये रॉन्ग है। यहाँ पे गो जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, यानी पहले, बहुत साल पहले लोग गारों में रहा करते थे, पहले। अगो जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, ठीक है। इसी तरह आफ्टर, बिफोर, ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। सिंस, फॉर, गो। ओके, नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। Preposition of direction and movement are used to talk about the location of things and their movements from one place to another, यानी preposition of direction और movement जो है वो किसी चीज़ या किसी शख्स की मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह तक उसकी मूवमेंट या उसकी लोकेशन के बारे में हमें बता रही होती है कि वो किस डायरेक्शन में है, किस उसने मूवमेंट की, तो वो कहाँ से कहाँ पे उसने मूवमेंट की, क्या उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखिए। द फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग, यानी फॉक्स ने लेजी डॉग के ऊपर से जंप लगाया। तो ओवर जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट डायरेक्शन है, ठीक है, मूवमेंट है। ओके, वी आर गोइंग अक्रॉस द रिवर बाय बोट, हम कश्ती पर दरिया के पार गए, ठीक है, अक्रॉस के पार। ओके, नेक्स्ट है डोंट पुट द केचप इनटू बोटल्स, यानी केचप को बोतलों में ना डालो। तो यहाँ पे इनटू बोटल्स, बोतलों में, यानी ये मूवमेंट की बात हो रही है, तो ये इनटू। ओवर, अक्रॉस, इनटू, ये प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। ओके, हमारे पास एक्टिविटी है इसी प्रेपोजिशन को लेते हुए। यूज़ द फॉलोइंग प्रेपोजिशन इन योर ओन सेंटेंसेस: थ्रू, ऑन, बिलो, इन, एट, यानी इनको हम ये प्रेपोजिशन है और इनको हम अपने सेंटेंसेस में करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, द फर्स्ट वन इज़ द प्रेपोजिशन थ्रू, जो कि प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन को शो कर रही होती है, करती है। ही वर्क थ्रू द पार्क इंजॉइंग फ्रेश एयर एंड साउंड ऑफ द बर्ड्स, उसने पार्क में सैर की, पार्क से सैर की और ताज़ा हवा और परिंदों की आवाज़ों से महजूज हुआ या लुत्फ़अंदोज़ हुआ, ठीक है। ही वॉक थ्रू द पार्क इंजॉइंग फ्रेश एयर एंड साउंड ऑफ द बर्ड्स, ये थ्रू जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ ऑन प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन है। द बुक इज़ लेइंग ऑन द टेबल नियर द विंडो, यानी किताब खिड़की के नज़दीक टेबल पर पड़ी है, यानी बुक की पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है। The book is laying on the table near the window. Okay, the next one is below. Below भी preposition of position है। The keys are hidden below the mattress. चाबियाँ जो हैं वो मैट्रेस के नीचे छुपी हैं। The keys are hidden below the mattress. Okay, the next one is in. In जो है वो preposition of यही है, preposition of position को शो कर रही है। She kept the phone in her bag बिफोर लिविंग द हाउस, यानी उसने बैग में अपना फ़ोन रखा घर से रवाना होने से पहले, घर से रवाना होने से पहले उसने अपना फ़ोन अपने बैग में रखा। तो इन जो है वो प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन को शो कर रही है। नेक्स्ट है एट, ये एट यहाँ पे प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है।
शी इज़ वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप। अच्छा, बाज़ औक़ात ये एट जो है वो प्रपोजिशन टाइम के लिए भी इस्तेमाल होता है। आई वेकअप एट 6:30, ठीक है, तो ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम को शो करेगा। लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को शो कर रहा है। शी इज़ वेटिंग फॉर मी एट द बस स्टॉप, यानी वो मेरा बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहा है। अगर हम प्रपोजिशन ऑफ टाइम की बात करें तो इस तरह करेंगे, आई वेकअप एट 6 o'clock. Okay, let's see what the other activity is about. Yes, we will read about conjunctions and transitional devices. And here's the conjunctions and transitional devices क्या होती हैं वो word to word, sentence to sentence, phrase to phrase, sentence to sentence या independent clause to इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, उसको कंजक्शंस या ट्रांजिशनल डिवाइसेस बोलते हैं। और कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस कैन बी यूज फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए यूज़ हो सकती हैं, जैसे फॉर पर्पस, फॉर प्लेस एंड फॉर चॉइस, ठीक है, किसी मकसद के लिए, जगह के लिए या पसंद के लिए, इंतखाब के लिए हम कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। लेट्स डिस्कस दैम वन बाय वन, इसका हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अच्छा, कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज फॉर पर्पस, जो पर्पस के लिए यूज़ होती हैं वो कौन सी? फॉर एग्जांपल, सो दैट ताकि, आई विल गो बाय कार सो दैट आई कैन टेक मोर लगेज, यानी मैं कार के थ्रू जाऊँगा, कार के ज़रिए जाऊँगा ताकि मैं ज़्यादा सामान ले जा सकूँ। ताकि, सो दैट, ताकि यानी मकसद क्या है? ताकि मैं ज़्यादा सामान लेके जा सकूँ, ठीक है। आई विल गो बाय कार, आइल जो है कंट्रैक्शन फॉर्म है आई शैल की। आई शैल गो बाय कार सो दैट आई कैन टेक मोर लगेज। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इन ऑर्डर टू के ज़रिए, आई विल डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीच यू इंग्लिश वोकैबलरी, मैं अपना बेहतरीन करूँगा ताकि मैं आपको इंग्लिश वोकैबलरी के बारे में पढ़ा सकूँ, बता सकूँ, ठीक है। इन ऑर्डर टू के ज़रिए या कह लें के तरीके में, ठीक है, इन ऑर्डर टू। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ सो एज टू, जैसे कि शी विल गो टू द सिनेमा, वो सिनेमा गई, सो एज टू वॉच द न्यू मूवी देखने के लिए, जैसे कि वो ताकि वो न्यू मूवी देख सके, सो एज टू। शी विल गो टू द सिनेमा सो एज टू वॉच द न्यू मूवी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ preposition of place. Let's see. Yes, next हमारे पास conjunction and transition devices used for place, और इसमें यानी प्लेस के लिए, कि जगह के लिए हम कौन सी कंजक्शंस या ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। प्लेस डिवाइसेस आर यूज्ड एट डिफरेंट पोजीशंस विद इन अ सेंटेंस, ठीक है, यानी वो डिफरेंट पोजीशंस के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। इट डिवेलप्स ऑर्डरिंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस, यानी वर्ड को तरतीब देने में किस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। विद टू सिंपल क्लॉजेस, दो जो सिंपल क्लॉजेस हैं उनके साथ, व्हेन, वेयर एंड व्हेन एवर, ठीक है, वेयर कहाँ जहाँ, व्हेन एवर जहाँ कहीं, ठीक है, जब कहीं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वेयर एवर दे कैन गो वेयर एवर दे वांट, वो जा सकते हैं जहाँ वो चाहें, जहाँ कहीं वो चाहें, वेयर एवर। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वेयर आर यू प्लानिंग टू गो, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, ठीक है, वेयर कहाँ। ओके, वेयर एवर और वेयर, और व्हेन एवर जब कहीं, ठीक है, व्हेन एवर जब कभी। ओके, वेयर एवर जहाँ कहीं, व्हेन एवर जब कभी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज्ड फॉर चॉइस, यानी इंतखाब के लिए, पसंद के लिए कौन कौन सी कंजक्शंस या ट्रांजिशनल डिवाइसेस यूज़ होती हैं। इट इज़ यूज टू गिव चॉइस बिटवीन टू ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच एज वेल एज टू फ्रेजेस और क्लासेस, एग्जाम्पलिफिकेटिया ईदर और नीदर नॉर एट्सेट्रा, यानी ये दो जो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच के जैसे सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे क्लॉज टू क्लॉज, फ्रेज टू फ्रेजेस और क्लॉजेस टू क्लॉज।
ओके, एग्जाम्पल है ईदर और। ही कैन हैव ईदर टी और कॉफ़ी, वो या तो चाय ले सकता है या कॉफ़ी। ही कैन हैव ईदर टी और कॉफ़ी। नीदर नॉर, नीदर मार्क नॉर हिज वाइफ इज टॉल, ना ही मार्क और ना तो मार्क और ना ही उसकी बीवी लंबे हैं। ठीक है, नीदर नॉर, ना ही और इधर और या के मीनिंग में आएगा। ओके, हमारे पास एक्टिविटी है कंप्लीट द सेंटेंसेस। ओके, कंजक्शन ऑफ जो पर्पस, प्लेस और कहेंगे उसमें यानी जो हमने अभी पढ़ा है वो कौन सा है कि प्रपोजिशन ऑफ चॉइस। ओके, यानी प्रपोजिशन ऑफ चॉइस, प्लेस और पर्पस को यूज़ करते हुए हमने जहन में रखते हुए हमने ये सेंटेंसेस जो है कंप्लीट करने हैं। आई विल गो टू फ्रांस सो दैट आई कैन लर्न फ्रेंच, यानी मैं फ्रांस जाऊँगा ताकि मैं फ्रेंच सीख सकूँ। सो दैट, ठीक है, ये पर्पस है। फॉर पर्पस यानी पर्पस हमें पता चल रहा है कि किस मकसद के लिए जाना है फ्रांस, ताकि वो मैं फ्रेंच सीख सकूँ। ठीक है, फ्रेंच जुबान। ओके, ही गोट अप अर्ली इन ऑर्डर टू कैच द प्लेन, यानी जहाज़ के लिए मुझे जहाज़ पकड़ने के लिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मैं जल्दी उठा जहाज़ को लेने के लिए, जहाज़ को पकड़ने के लिए मैं सुबह जल्दी उठा। ठीक है, तो ही गोट अप अर्ली इन ऑर्डर टू कैच द प्लेन, ये इन ऑर्डर टू ये भी पर्पस है, यानी किस मकसद के लिए जल्दी उठा, यानी जहाज़ को लेना था। ओके, नेक्स्ट वन इज़ आई विल ईदर राइट टू यू, या तो मैं आपको लिखूँगा यानी ख़त लिखूँगा, और फ़ोन यू नेक्स्ट वीक, या अगले हफ्ते आपको फ़ोन करूँगा, यानी अगले हफ्ते मैं आपको या फ़ोन करूँगा या आपको ख़त लिखूँगा। ईदर और, ठीक है, ये प्रपोजिशन ऑफ चॉइस है, यानी वो चॉइस कर रहा है कि या तो मैं ख़त लिखूँगा या फिर आपको फ़ोन करूँगा। ओके, नीदर द एम्प्लॉयज़ नॉर द बॉस वॉज एट वर्क, ना ही मुलाजमीन और ना ही बॉस जो हैं वो काम पर थे, यानी कि वो ना तो एम्प्लॉयज़ और ना तो मुलाजमीन और ना ही बॉस जो हैं वो काम पे थे। नीदर नॉर ये भी कंजक्शन ऑफ चॉइस है। ठीक है, यू कैन कॉल माई मॉम वेन एवर यू वांट, यानी आप मेरी मॉम को बुला सकते हैं जब कभी आप चाहें। वेन एवर यानी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, वेन एवर, वेयर एवर, वेन एवर, वेयर, ये प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब फ्रेजेस। एडवर्ब व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज दैट वर्ड दैट इज मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आल्सो। यहाँ पे हमने उन्हीं को यानी एडवर्ब फ्रेजेस को हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। यूज़ द फॉलोइंग एडवर्बल फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस एज सुन एज पॉसिबल, इन एन ईजी वे, लाइक एन एक्सपर्ट, बाय हुक और बाय क्रूक, डाउन द रोड। ठीक है, तो ये देखते हैं। एज सुन एज पॉसिबल का मतलब जैसे कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, इन एन ईजी वे आसान तरीके से, लाइक एन एक्सपर्ट माहिर की तरह, बाय हुक और बाय क्रूक जायज़ और नाजायज़ तरीके से, डाउन द रोड यानी नियर फ्यूचर में कोई काम मुकम्मल होना। ओके, लेट्स सी द सेंटेंसेस। यस, हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज एज सुन एज पॉसिबल। द सेंटेंस इज अबाउट दैट एडवर्बियल फ्रेज। कंप्लीट द असाइनमेंट एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके असाइनमेंट कंप्लीट करो, मुकम्मल करो। कंप्लीट द असाइनमेंट एज सुन एज पॉसिबल। इन एन ईजी वे, आसान तरीके से। शी एक्सप्लेन द कंसेप्ट इन एन ईजी वे सो दैट एवरी वन कैन अंडरस्टैंड इट, वो उसने कंसेप्ट जो है वो बहुत आसान तरीके से समझाया, वजाहत की, ताकि हर एक को उसकी समझ आ सके या हर एक इसको समझ पाए। In an easy way, she explained the concept in an easy way so that everyone can understand it. Okay, like an expert, he solved the complex problem like an expert. इन वो मुश्किल मसला भी बहुत एक माहिर की तरह उसने हल किया, यानी उसने एक मुश्किल मसला, एक बहुत पेचीदा मसला एक माहिर की तरह हल किया। He solved the complex problem like an expert. By hook or by crook, जायज़ नाजायज़ तरीके से, यानी फेयर और अनफेयर मीन्स
ही वॉज डिटर्मेंट टू कम्प्लीट द प्रोजेक्ट बाय हुक और बाय क्रूक। उसने काम अपने मंसूबे को मुकम्मल जायज़ नाजायज़ तरीके से मुकम्मल करने का इरादा किया। उसने ही वाज डिटर्मेंट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कोई भी जायज़ नाजायज़ तरीके को अपनाते हुए उसने प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करने का इरादा किया। नेक्स्ट, डाउन द रोड नियर फ्यूचर व्हेन द टास्क इज कंप्लीटेड। डाउन द रोड we plan to expand our business to other cities, यानी आने वाले वक्त में हमने प्लान किया है कि अपने बिज़नेस को, अपने कारोबार को दूसरे शहरों तक फैलाएंगे, बढ़ाएंगे। डाउन द रोड वी प्लान टू एक्सपैंड आवर बिजनेस टू अदर सिटीज़। ठीक है, ये हमारे पास एडवर्बियल जो फ्रेजेस हैं उनके सेंटेंसेस हो गए। लेट्स सी व्हाट द अदर नेक्स्ट एक्टिविटी। सो लेट्स स्टार्ट। यस, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में अपॉस्ट्रोफी को डिस्कस किया गया है। अपॉस्ट्रोफीज जैसे कि आपको पता है सिंगुलर नाउन्स या प्लूरल नाउन्स के साथ हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं पोजेशन को शो करने के लिए। ठीक है, तो अपॉस्ट्रोफीज आर यूज्ड टू इंडिकेट टू समथिंग बिलोंग टू आर समथिंग आर समवन एल्स, यानी किसी चीज़ या किसी शख्स से ताल्लुक़ को ज़ाहिर करने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। अपॉस्ट्रोफी विद अ सिंगुलर नाउन टू इंडिकेट पोजेशन विद अ सिंगुलर नाउन एट द एंड ऑफ द वर्ड। ठीक है, यानी सिंगुलर नाउन के साथ वर्ड के एंड पे हम अपॉस्ट्रोफी लगा के एस का एडिशन करते हैं। और अपॉस्ट्रोफी विद प्लूरल नाउन्स टू इंडिकेट पोजेशन विद प्लूरल नाउन एट एन अपॉस्ट्रोफीज द फाइनल लेटर इफ it is an s, or by adding s if it is the final letter is not s, यानी हम प्लूरल नाउन में हम वर्ड के एंड पे हम अपॉस्ट्रोफी का एडिशन करते हैं, जैसे पेरेंट्स। ठीक है, तो अगर s है तो उसके बाद लगाएंगे, अगर s नहीं है तो तब भी फाइनल लेटर के बाद हम इसका लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी फॉर फॉर्मिंग पोजेसिव नाउन्स, यानी पोजेसिव नाउन को बनाने के लिए भी अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स दिए गए हैं। सबसे पहले सिंगुलर नाउन, इफ़ इट इज़ अ सिंगुलर नाउन ऐड एस, अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगाएंगे। द बीज हाइव, यानी शहद की मक्खी का छत्ता, बीज। बी शहद की मक्खी, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे एस, बीज हाइव, शहद की मक्खी का छत्ता। इफ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, यानी एस के साथ प्लूरल नाउन एस के साथ एंड हो रहा है, देन ऐड ओनली अपॉस्ट्रोफी, तब हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। बीज, यहाँ पे कंपोजिशन की मिस्टेक है, यहाँ पे BEES बीज और फिर अपॉस्ट्रोफी लगेगी। ठीक है, द बीज हाइव, शहद की मक्खियों का छत्ता। ओके, द नेक्स्ट वन इज उसी की एक्सप्लेनेशन, द हाइव बिलोंग्स टू वन बी, द हाइव बिलोंग्स टू मोर देन वन। जब बीज कहेंगे तो वो मोर देन वन बी को शो करेगा। द नेक्स्ट वन इज द गर्ल्स गिफ्ट, लड़की का गिफ्ट, लड़की का तोहफा। देयर इज़ ओनली वन गर्ल। ठीक है, गर्ल के बाद अपॉस्ट्रोफी है, फिर एस है। और गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स, यानी प्लूरल के बाद हमने अपॉस्ट्रोफी लगाई है, यानी लड़कियों का गिफ्ट, गर्ल्स गिफ्ट। ठीक है, देयर इज़ मोर देन वन गर्ल, यानी एक से ज़्यादा गर्ल्स हैं, गर्ल हैं, तो इसलिए उसको गर्ल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। ठीक है, और इसी तरह इफ़ द नाउन डजंट एंड एस देन ऐड एस। अच्छा, जिस तरह विमेन, WOMEN, विमेन, ये प्लूरल नाउन है, तो लेकिन इसके एंड पे एस नहीं आ रहा है, तो लेकिन हम जब अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो एस लिखेंगे। ठीक है, विमेंस, अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाएंगे, विमेंस बैग। और मेंस शूज़, इस तरह प्लूरल नाउन है मैन के बाद अपॉस्ट्रोफी और फिर एस लगाएंगे, यानी अगर प्लूरल नाउन के एंड पे अगर एस नहीं आ रहा है तो अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगेगा। मेंस शूज़, यानी आदमियों के जूते। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यस, देयर इज अ एक्टिविटी रिलेटेड टू पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हियर इज द नंबर 1, माई ब्रदर्स टीचर्स आर सो नाइस एंड पोलाइट। यहाँ पे माई का M कैपिटल, यानी जब हम कोई भी चीज़ सेंटेंस राइट करते हैं, सबसे जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल राइट करते हैं। माई ब्रदर्स अपॉस्ट्रोफी लगा के एस करेंगे, ब्रदर्स, मेरे भाई की, टीचर्स आर सो नाइस,
एंड पोलाइट, बहुत नाइस और शाइस्ता हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माई सिस्टर्स रूम इज़ सो ब्यूटिफुल। माई का एम कैपिटल, सिस्टर्स, सिस्टर अपॉस्ट्रोफी एस, माई सिस्टर्स पोजेशन शो करनी है, मेरी सिस्टर का रूम इज़ सो ब्यूटिफुल, बहुत खूबसूरत है। नेक्स्ट है दीज आर गर्ल्स ड्रेसेस, ये लड़कियों के लिबास हैं, मलबूसात हैं। दीज का टी कैपिटल और गर्ल्स प्लूरल नाउन है लड़कियों के, गर्ल्स के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, गर्ल्स ड्रेसेस। और नेक्स्ट है अहमद, अहमद कार इंजन इज सो फिट, अहमद, अहमद का ए कैपिटल होगा और डी के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, अहमद्स, ठीक है। अहमद कार यानी अहमद की कार, अहमद की कार का इंजन इज सो फिट, बहुत अच्छा है यानी ठीक हालत में है। तो यहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। यानी जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप या डॉट लगाते हैं। ओके, आज हमारा ये जो ग्रामर का पार्ट है वो कंप्लीट हुआ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टुमारो वी विल talk about the writing skills and we write about an essay. Okay, yes, in this video if you have learned something useful from this video, please like the video and press the like button and place a good comment in your comment box. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Overpopulation a dilemma. ज़्यादा आबादी में इजाफ़ा एक मसला। यूनिट 8 इसकी एक्सरसाइज का आज हम लास्ट पार्ट जो कि राइटिंग स्किल से रिलेटेड है वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिविटी है, राइट एन एसे ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन यूजिंग द फॉलोइंग माइंड मैप। यानी हमने इस माइंड मैप को फॉलो करते हुए, ये जो नीचे दिया गया है इसको फॉलो करते हुए हमने एक ऐसे राइट करना है जिसका टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले माइंड मैप में जो बड़ा मसला है वो एयर पोल्यूशन का है। यानी हवा जो एयर की पोल्यूशन की वजह से जो हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंक्रीज़ होती है उसके यानी कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स बताए हैं और फिर उसका सलूशन बताया है, ठीक है। और सबसे पहले जो कह लें कि हमारे पास जो ऐसे जब हम राइट करते हैं तो उसके आम तौर पर 3 पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में हम इंट्रोडक्शन देते हैं और सेकंड पैराग्राफ में उसकी सपोर्टिंग डिटेल यानी उसकी डिटेल तफसीलात बताई जाती हैं और यानी उसकी जो उसको मेन बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड पैराग्राफ जो कि लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें कंक्लूड करते हैं, उसका कंक्लूजन होता है। यानी जितना भी हम ऊपर यानी पैराग्राफ राइट कर चुके होते हैं उसकी एक तरह से समरी होती है या फिर उसको जो भी हमारा जो मसला होता है उसको कंक्लूड करना होता है, उसका सलूशन देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये माइंड मैप में उसके कॉजेज़ जो हैं वो देखते हैं कि एयर पोल्यूशन सबसे बड़ी वजह है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की और उसके कॉजेज़ को क्या हैं कि एसिड रेन, ये माइंड मैप है, ठीक है। इसके हम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए हम ऐसे राइट करेंगे, ठीक है। एसिड रेन है, फिर ग्लोबल वार्मिंग है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर यानी ओजोन लेयर की सतह में कमी और स्मोक है, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं और इसके अलावा जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी इसके जो यानी एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे लंग्स प्रॉब्लम आ जाते हैं, इरिटेशन ऑफ आइज, नोज़ एंड थ्रोट और इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रिड्यूस्ड एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो ये यानी इम्यूनिटी लेवल में कमी आ जाती है, वो देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सलूशन है यानी एंड पे जो हम कंक्लूड करेंगे तो उसमें सलूशन क्या दी गई है कि नो टू प्लास्टिक, यूज़ लेस ट्रांसपोर्टेशन, avoid the usage of refrigerators and ACs, reduce forest fires and smoking, ठीक है। इस माइंड मैप को फॉलो करते हुए हम ऐसे राइट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी द essay. Yes, this is the essay which is the title
टॉपिक ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, माहौलियाती आलूदगी के बारे में हमारा ऐसे है। एंड फर्स्ट वन इज़ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ विच इज़ start as commence as environmental pollution is one of the most pressing issues facing humanity today। यानी environmental pollution यानी माहौलियाती आलूदगी is one of the most pressing issue, सबसे ज़्यादा तवज्जो तलब मसला है फेसिंग ह्यूमैनिटी टुडे, जो कि आज कल इंसानियत को दरपेश है या इंसानियत को सामना है। ठीक है, जो माहौलियाती आलूदगी सबसे ज़्यादा काबिल तो प्रेसिंग इशू, सबसे ज़्यादा यानी दैट रिक्वायर्ड इमीडिएट एक्शन। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा काबिल तो जो मसला है जो कि इंसानों को दरपेश है या इंसानों को सामना है। ओके, इट इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ये माहौलियाती आलूदगी है बाय हार्मफुल सब्सटेंस, यानी नुकसानदेह अज्जा से या नुकसानदेह चीज़ों से, लीडिंग टू एडवर्स इफ़ेक्ट, जो कि बहुत ज़्यादा बुरे असरात डालती है ऑन द हेल्थ, सेहत पर, ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीज़ों पर, इन जानदार चीज़ों की सेहत पर बुरा असर डालती है, एंड द नेचुरल वर्ल्ड, और कुदरती दुनिया पर। यानी जो माहौलियाती आलूदगी है वो नुकसानदेह चीज़ों की वजह से कुदरती दुनिया और जानदार चीज़ों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब करती है या बुरे असरात डालती है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज एयर पोल्यूशन इज़ द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। एयर पोल्यूशन यानी हवा की आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी माहौल को आलूदा करने का यानी मेन ज़रिया है, बुनियादी ज़रिया है। द कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन आर डाइवर्स विच आर प्राइमरली ड्राइवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। द कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन यानी आलूदगी के असबाब आर डाइवर्स बहुत ख़तरनाक हैं, विच आर प्राइमरली ड्राइवन, जो कि इब्तदाई तौर पर या बुनियादी तौर पर किए जाते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानी सरगर्मियों से। यानी आलूदगी के असरात जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, वो जो मुख्तलिफ हैं, डाइवर्स मुख्तलिफ हैं, वो इंसानी सरगर्मियों, बुनियादी तौर पर इंसानी सरगर्मियों की वजह से हैं। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ड्यू टू पॉइजनस गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज, गैसेस ड्यू टू फ्यूल बर्निंग्स फ्रॉम व्हीकल्स काजेज टू एसिड रेन। यानी फैक्ट्री से जहरीले गैस की वजह से और जो गाड़ियों से जो ईंधन के जलने की वजह से जो गैसें खारिज होती हैं, उनकी वजह से एसिड रेन का वो सबब बनती हैं। यानी फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैसें और जो गाड़ियों में ईंधन के जलने की वजह से जो गैसें खारिज होती हैं, वो एसिड रेन, तेज़ाबी बारिश का बायस बनती हैं। हीट फ्रॉम द होम अप्लायंसेस, यानी घर में इस्तेमाल होने वाली अशिया से हरारत जो पैदा होती है, लाइक एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, जैसे कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के इस्तेमाल से जो हीट प्रोड्यूस होती है, एंड सोलर पैनल, और जो सोलर पैनल जो आजकल जो आम हैं, आर आल्सो इंक्रीज द ग्लोबल वार्मिंग, वो आलमी यानी क्या कह लें गर्मी में इजाफा कर रहे हैं। ग्रीन हाउस हैज़ द सेम इफ़ेक्ट टू डिमोलिश ओजोन लेयर। ग्रीन हाउस ये सेम यानी बिल्कुल ऐसे ही असरात रखते हैं ओजोन लेयर को ख़राब करने में। यानी ग्रीन हाउस भी यानी उससे हीट प्रोड्यूस होती है और वो ओजोन लेयर में की खराबी में असरात मुरतब करती है। इन विंटर्स, सर्दियों में, द फॉग बिकम्स डार्कर एंड हैवियर बाय स्मोक एंड केमिकल फ्यूम्स। सर्दियों में सर्दियों में फॉग होती है, तो फॉग जो है वो यानी स्मोक और केमिकल फ्यूम्स की वजह से बहुत हैवी और यानी थिक या डार्क हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड स्मोक, जो कि स्मोक कहलाती है। स्मोक is basically by joining two words which is smo is sm is taken from the smoke, and og is taken from the og, fog, fog, यानी last two letter
फॉग के हम लेने से इन दोनों के कम्बिनेशन से स्मोक बनता है, ठीक है। स्मोक have many negative effects on human health in many ways, like respiratory issues like asthma, lung infections, shortness of breath, and coughing are the major diseases due to smoke in the environment. Okay, smoke have many negative effects. Smoke के बहुत मनफी असरात बहुत से मनफी असरात होते हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत पर, इन मैनी वेज, बहुत तरह से, लाइक रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे कि सांस के मसाइल, सांस लेने के मसाइल जैसे इशू, बहुत सारे मसाइल होते हैं। अस्थमा यानी दमा सांस की बीमारी का नाम है। लंग इन्फेक्शंस जैसे कि फेफड़ों की इन्फेक्शंस यानी उसकी सोजिश। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस का रुकना, एंड कफिंग और खांसी जैसे आर द मेजर डिजीज़, बड़ी बीमारियां हैं ड्यू टू स्मोक इन द एनवायरनमेंट, माहौल में स्मोक की वजह से, यानी माहौल में स्मोक की वजह से बहुत सी बीमारियां जैसे कि अस्थमा, खांसी और सांस का रुकना और फेफड़ों की सोजिश वगैरह शामिल हैं। स्मोक कैन इरिटेट द आइज, नोज एंड थ्रोट। स्मोक आइज यानी आँखों, नाक और गले को यानी इरिटेट कर सकती है, उसमें सोजिश कर सकती है, ठीक है। इट कैन आल्सो इंक्रीज द डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज। इससे यानी स्मोक से मुख्तलिफ़ तरह की, मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी जो हैं उनमें इजाफ़ा हो सकता है। Okay, the last paragraph, which is the third one and the concluding paragraph, to conclude, यानी नतीजे के तौर पर we can say that हम कह सकते हैं कि solution is also present, कि इस मसले का हल भी मौजूद है। where there are causes and effects, जहाँ पे कि उसके असबाब और असरात हैं, वहाँ पे उसके उस मसाइल का हल भी मौजूद है। We can reduce air pollution by saying no to burning plastic materials. हम एयर पोल्यूशन यानी फ़िज़ाई आलूदगी को कम कर सकते हैं by saying no to burning plastic materials, यानी प्लास्टिक के मटीरियल को, प्लास्टिक की चीज़ों को जलाने से इनकार करते हुए हम फ़िज़ाई आलूदगी को कम कर सकते हैं। We should use less transportation. हमें ज़ाय नकलो हमल यानी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। यूज़ द रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज़ एट देयर लीस्ट लेवल। हमें उसको जो रेफ्रिजरेटर्स और एसीज़ हैं उनको कम से कम लेवल पर इस्तेमाल करना चाहिए। वी शुड गेट ओवर द इशू ऑफ फॉरेस्ट फायर्स एंड स्मोकिंग। हमें जो जंगलात की आग है या स्मोकिंग, जो धुएं जैसे मसाइल हैं, फसलों को जो रिमेनिंग ऑफ द क्रॉप्स, जो हम उसको आग लगाते हैं, बर्न करते हैं, उससे जो स्मोक क्रिएट होता है उसको भी हम उस पर काबू पाना चाहिए। वी कैन क्लीन द एनवायरनमेंट बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। हमें इन्वायरमेंट को, माहौल को हम साफ़ कर सकते हैं इन इक़दामात को फॉलो करते हुए, या इन इक़दामात पर पैरवी करते हुए हम माहौल को साफ़ रख सकते हैं। इट इज़ इन आवर हैंड टू मेक द इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री। ये हमारे हाथ में है कि माहौल को पोल्यूशन फ्री यानी आलूदगी से पाक बनाना हमारे हाथ में है। ग्रोइंग मोर ट्रीज, ज़्यादा दरख्त उगाना, नॉट ओनली क्लीन द इन्वायरमेंट, न सिर्फ इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है यानी माहौल को साफ़ सुथरा रखता है, बट आल्सो मेकिंग होम इन हेवंस, बल्कि ये जन्नत में घर बनाना भी है। ये तो हमारी यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि एक दरख्त लगाएं और जन्नत में घर बनाएं, यानी दरख्त लगाना सदका जारिया है और इसके यानी बहुत सारे फ़वाइद हैं। सबसे पहले तो ना सिर्फ ये माहौल को साफ़ करता है बल्कि इससे हमारा एक कह लें कि जन्नत में घर भी बनता है।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या एक्टिविटी है। सो लेट्स सी। Yes, the next activity, which is by illustration, we can here's look at the given pictures below and explain them in at least 3 paragraphs. यानी हमने ये जो नीचे दी गई पिक्चर्स हैं उनको यानी देखते हुए एटलीस्ट कम अज़ कम 3 पैराग्राफ्स में उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. There is a boy who is walking along the road and is eating a banana. And in the second picture, the boy has eaten the banana and throw the peel of the banana on the road. And in the third picture, you can see that he was strolling on the road, and in the meantime, in the last picture, you can see that there he was fell down on the road due to slippery peel of the banana, and he fell down on the road and get injured. By knowing the lesson of the pictures, we can say that we should take care of others, and we should remove the we should throw the waste material or rubbish to the dustbin, and we should take care ourselves and others also, and it is a safe way for everyone. Okay, I hope you enjoyed the video and learn a lot from this video. And if you have learned something useful from this video, please like the video and place a good comment in the comment box, and share the video with your friends and siblings. And if you are the new one on this channel, please support my channel and subscribe my channel. Don't forget to press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson. Remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.